Hello everyone, this is Varsha Bundela, Department of English, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today I am going to deliver a lecture which is True Love by William Shakespeare. This topic is beneficial for UG/PG or for those students who is preparing for any competitive exam. So let's start. So in this video lecture I will cover what is sonnet, history of sonnet, Italian sonnet, English sonnet, and also true love sonnet. So before going the history of sonnet, we have to know what is the sonnet. So sonnet is a basically 14 lines concept. It is a poetic form from English literature that consists 14 lines, is divided into two parts. First part is problem and second part is problem solution. So we have to know about the origin of sonnet. So in Italy there are two types of sonnet. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इटालियन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोनेट लिखी गई हैं, रशियन में लिखी गई हैं, स्पेनिश में लिखी गई हैं, फ्रेंच में लिखी गई हैं, लैटिन में लिखी गई हैं एंड ऑल्सो उर्दू में लिखी गई हैं. बट इनका जो डेवलपमेंट है वो इटली में के अंदर ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है और इंग्लिश सोनेट यानी इंग्लैंड के अंदर इनका डेवलपमेंट ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है. तो अपन एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि इटालियन सोनेट क्या है और शेक्सपियरियन सोनेट क्या है. मैं यहाँ पे इटालियन सोनेट आपको शो कराऊंगी और यहाँ पे इंग्लिश सोनेट शो कराऊंगी. सो इटालियन सोनेट. So first of all, father of Italian sonnet is Sir Francesco Petrarch. Sir Francisco Petrarch. He was a father of Italian sonnet. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रार्क ने ही इनको डेवलप किया है. सबसे पहले इन्वेंटर की बात आती है कि सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया. तो ये नाम है गाय कोना डा लैंटिनी. ही वॉज अ इन्वेंटर ऑफ इटालियन सोनेट. बट इनके टाइम पे सोनेट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया. बट जब ये सोनेट पेट्रार्क के हाथ में गई तो इसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ. इसमें 300 से ज़्यादा सोनेट हैं. इनके कलेक्शन में 300 से ज़्यादा सोनेट हैं. अब अपन इस तरफ आ जाएंगे तो इसको इंग्लिश सोनेट बोलते हैं, इसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं. सो इसके भी जो डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादा वो किसके टाइम पीरियड में हुआ है. शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड में. विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड में इंग्लिश सोनेट का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट ये जो कॉन्सेप्ट था ये 13th सेंचुरी का था. 13th सेंचुरी में सर पेट्रार्क ने इसको डेवलप किया था. और यहाँ पे क्योंकि अपन जानते हैं विलियम शेक्सपियर का संबंध 16th सेंचुरी से है, तो 16th सेंचुरी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलियम शेक्सपियर ने ही इंग्लिश सोनेट का पैटर्न लाए थे. इसके पहले कौन थे वो? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड थॉमस एट ने सोनेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. पर अब अपन देखेंगे कि इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में क्या डिफरेंस है. ये जो है वो 13th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था और इसी को कॉपी किया था अर्ल ऑफ सरे ने और थॉमस वॉट ने. जब उनका इंट्रोडक्शन इटली में हुआ इस सोनेट से तो वो इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेके गए. और इसमें जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट का कलेक्शन है वो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी हैं. अब सोनेट लिखी हैं, ये पोयम लिखी हैं. ये पोयम का फॉर्म है जिसमें 14 लाइनें होती, दैट पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम होती है. तो ये किसी ना किसी को डेडिकेट की गई हैं. जैसे इटालियन सोनेट की अगर अपन बात करें तो ये किसको डेडिकेट की गई हैं. सबसे पहले तो इनकी जो
वीलप थी सर फ्रांसिस्को पेट्रार्की की, जो वीलप थी लौरा, इनने अपनी सारी सोनेट डेडिकेट की हैं। दैट मीन्स द थीम ऑफ इटालियन सोनेट इज लव, अफेक्शन, टीयर्स, मोरालिटी, ये इनकी थीम थी। और स्पेशल थीम की बात अगर की जाए तो सिर्फ लव थी इनकी थीम। और इंग्लिश सोनेट पे अगर अपन जाते हैं तो विलियम शेक्सपियर ने भी किसी को डेडिकेट की हुई हैं। तो ये 154 सोनेट है। तो स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 126 सोनेट ये इन्होंने अपने फ्रेंड WH को डेडिकेट की है। WH को अपन बोलते हैं विलियम हर्वर्ट, एंड इनको अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक से भी जाना जाता है। 1 से लेके 126 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट की हैं? विलियम हर्वर्ट को। इनको उन्होंने अपनी सोनेट के अंदर फेयर यूथ के नाम से रिप्रेजेंट किया है, फेयर यूथ। फिर 126 के बाद 127 से इन्होंने 152 सोनेट किसको डेडिकेट की हैं? द डार्क लेडी। मे बी सी वॉज अ प्रोसिक्यूट डार्क लेडी, मे बी सी वॉज अ प्रोसिक्यूट फ्रॉम इंग्लैंड। बट जो रिसेंट स्टडी हुई है, जो रिसर्च निकल के आई है, उसमें इनको मैरी फिटन बोला गया है। जो डार्क लेडी है वो कौन है? मैरी फिटन है, जिनको इन्होंने ये पोयम एड्रेस की है। अब 126 से लेके और 152 तक हम आ गए हैं। अब जो रिमेनिंग टू सोनेट है वो किसको डेडिकेट की हैं? तो 153 और 154 सोनेट उनको किनको डेडिकेट की हैं? क्यूपिड को। अब ये क्यूपिड कौन है? क्यूपिड जैसे अपनी हिंदू माइथोलॉजी है उसमें जो लव के गॉड हैं कामदेव हैं, सेम अपन जब क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो लव के गॉड हैं वो क्यूपिड हैं। तो जो उनकी लास्ट 2 सोनेट है वो उन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट की है। अब अपन ने इसमें देख लिया हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इटालियन सोनेट। गायकोना डा लैंटिनी इज द इन्वेंटर, डोंट बी कंफ्यूज, ये इन्वेंटर हैं। और फादर कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ये फादर हैं। और इंग्लिश सोनेट के अंदर किसने इसको डेवलप किया था ज़्यादा? तो विलियम शेक्सपियर ने डेवलप किया था। इन्होंने 154 सोनेट लिखी हुई है। और जो इन्होंने किसको डेडिकेट की हैं? फेयर यूथ को की हैं, डार्क लेडी को की हैं, और लास्ट में क्यूपिड को की हैं। इन्होंने ये किसको डेडिकेट की हैं? इन्होंने लौरा को की हैं। और इनकी थीम जो थी लव थी, और इनकी भी जो थीम थी वो लव और अफेक्शन थी विलियम शेक्सपियर की। अब अपन इसके पैटर्न पे बात कर लें थोड़ा कि इसका पैटर्न क्या था। जो इटालियन सोनेट थी उसका पैटर्न क्या था, और जो शेक्सपियरियन सोनेट थी उसका पैटर्न क्या था? क्या इसमें कोई चेंजेस हुए हैं या सेम वो वैसा ही रहा जैसा इटली के अंदर डेवलप किया गया था? तो सबसे पहले अपन इटालियन सोनेट को देखेंगे। इसमें रहेंगी 14 लाइन, ठीक है। 14 लाइन ये डिवाइडेड रहेंगी 2 पार्ट्स में। तो स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स हैं इसमें प्रॉब्लम रहेगी, और इसको ऑक्टेव बोला जाएगा, ठीक है। ऑक्टेव दैट कंसिस्ट 8 लाइन, और लास्ट की 6 लाइन्स इनको सस्टेट बोला जाएगा, सस्टेट। इनमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। और 8 लाइन से जैसे ही अपन 9th लाइन पे जाएंगे उसको वोल्टा बोला जाएगा। और इनकी राइमिंग स्कीम जो होगी वो होगी AB BA AB BA CDE CDE। अब अपन को शेक्सपियरियन सोनेट को देखना है, तो इसमें भी 14 लाइन रहेंगी, पर इनकी राइमिंग स्कीम थोड़ा अलग हो जाएगी। इन्होंने इनका जो पैटर्न है 14 लाइन का वो तो फॉलो किया है, पर इन्होंने क्या किया है उसके पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है इन्होंने? 8 लाइन्स रहेंगी पर इन्होंने 12 लाइन रहेंगी, 14 लाइन रहेंगी, पर इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। इन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है जैसे इनने किया है। एक में प्रॉब्लम रहेगा स्टार्टिंग वाले पार्ट में, और लास्ट के पार्ट में उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा। तो इन्होंने 4-4 लाइन के क्वाट्रेन बनाए हैं,
4 लाइन का एक स्टेंजा, इसको क्या बोलेंगे? क्वार्ट्रेन बोलेंगे, इसको शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, आगे की 4 लाइन फिर से सेकंड क्वार्ट्रेन, ये फर्स्ट क्वार्ट्रेन है, ये सेकंड है, फिर 4 लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड क्वार्ट्रेन हो जाएगा। अब ये आपकी 12 लाइन कंप्लीट हो गई और जो लास्ट की 2 लाइन्स बचेंगी वो कॉपलेट हो जाएगा, जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब ये जो राइमिंग स्कीम इनकी थी ए बी बी ए सी डी, इसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है और राइमिंग स्कीम रखी है ए बी सी डी ई एफ और जी। ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट है। ठीक है, अब अपन ने देखा है कि इटालियन सोनेट क्या है और विलियम शेक्सपियर की सोनेट क्या है। अब अपन इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं एक और रह गई है जो मैं बताऊंगी। ये इनका जो मीटर है वो कौन सा है? आइएम्बिक बिग पेंटामीटर में इन्होंने इसको लिखा हुआ है और विलियम शेक्सपियर ने भी कै में लिखा है इसको? आइएम्बिक पेंटामीटर में। आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? इसमें 1 पर्टिकुलर लाइन के अंदर आपके 5 फीट रहेंगे और जिनका जो साउंड होगा वो पहला वर्ड जो रहेगा अनस्ट्रेस रहेगा और सेकंड जो वर्ड रहेगा वो अनस्ट्रेस रहेगा। दैट टाइज ये जो राइमिंग स्कीम है वो सारी सोनेट में देखने को मिलेगी आपको, इनकी 300 सोनेट में और इनकी 154 सोनेट में। जो टाइज है राइमिंग स्कीम का वो एकदम स्ट्रांगली उसको फॉलो किया गया है। तो अपन ने अब देख लिया हिस्ट्री ऑफ सोनेट, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट। अब अपन आ जाएंगे विलियम शेक्सपियर की ट्रू लव सोनेट पे, जो वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस सोनेट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और आपके यूजी पीजी के स्टूडेंट को जब इंग्लिश लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो सबसे पहले पोइट्री के अंदर उनको विलियम शेक्सपियर की सोनेट ही पढ़ने को दी जाती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये द ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ही वॉज अ फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये इंग्लिश ड्रामा के फादर हैं, तो आप सोच सकते हो फिर पोइट्री इनने कैसे लिखी है। इंग्लैंड के अंदर एक वो टाइम पीरियड भी आया था जब वहाँ पे प्लेग फैला था। सो इंग्लिश सोनेट कब इन्वेंट की गई थी? 16th सेंचुरी के अंदर। बट ये इन्वेंट की गई थी, इन्होंने कब लिखा था? इसको कंप्लीट कर लिया था 1519 में, इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। बट पब्लिश कब किया गया था? तो इसको पब्लिश किया गया था 1609 के अंदर। और इनके जो फ्रेंड थे, पैट्रोन थे, थॉमस थोरपे ने उसमें इनकी हेल्प करी थी। अब अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और अपन को डायरेक्ट पोएम पे आ जाना है। सो नाउ आई एम डिस्कस इट्स लाइन बाय लाइन explanation. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love. Love is not love which alter when it alteration find or when with the remover to remove. So सबसे पहले एक क्वेश्चन सभी से कि what is love according to you? Most of the people suffer that word और देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ लव कि प्यार क्या है और वो कैसा होना चाहिए। व्हाट इज़ लव और इट इज़ नॉट, हाउ शुड वी लव और शुड बी नॉट। सो इन 14 लाइनों के अंदर अपन जानेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअल लव। जो इन्होंने 16th सेंचुरी में लिखी थी ये पोएम 14 लाइन्स की, उन्होंने बताया है कि प्यार को कैसे होना चाहिए। तो अपन 21 सेंचुरी के अंदर अभी देखेंगे जो 21st सेंचुरी चल रही है, क्या इन्होंने जो लिखा है वो आज भी रिलेट करता है, उनकी लिखी पोएम आज भी रिलेवेंट है। सो सब वेरी फर्स्ट लाइन, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सो ये जो ट्रू माइंड है दैट इज अ मेटाफोर, दैट इज अ मेटाफोर। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड दैट इज अ मेटाफोर, दैट मीन्स ट्रू लव। मेटाफोरिकल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है और ये क्या है, इसको मैरिज ऑफ ट्रू माइंड ट्रू लव से कंपेयर किया गया है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब है ऑब्स्टिकल। सो विलियम शेक्सपियर सिंपली
ये व्यू शो करना चाहते हैं कि जो ट्रू लव है, जो ट्रू लवर्स हैं, उनके मार्ग में कोई भी बाधाएं नहीं आनी चाहिए। देयर शुड बी नो ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ ट्रू लवर। और ट्रू लव कैसे होना चाहिए? इट शुड बी फेथफुल, इट शुड बी ट्रथफुल और नेवर चीट एनीवन, इज अ फेथफुल। सो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स। उन्होंने बताया है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, कि क्या पसंद नहीं है कि कोई ऑब्स्टिकल आए, जो ट्रू लवर के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आए। अब नेक्स्ट लाइन में वो बताएंगे लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड। लव कभी भी ऑल्टर नहीं होता है अगर उसको ऑल्ट्रेशन का टाइम मिले या उसको मिले। अगर ऐसे अपन समझें कि जैसे अभी कोई कपल है वो लव में है और उसको कोई बेटर कंपेनियन मिल जाता है तो वो उसको छोड़ दे, दैट इज़ नॉट लव। वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जो लव है वो नेवर बी ऑल्टर। सो लव इज़ नॉट ऑल्टर विच ऑल्टर व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड, ठीक है। अगर ट्रू लव होगा, हम काय पे बात कर रहे हैं? अपन ट्रू लव पे बात कर रहे हैं। तो ट्रू लव नेवर बी चेंज, इट नेवर बी सेकेंड, इट नेवर बी ऑल्टर, ओके। और बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव ओ नो एंड और बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव, और वो कभी भी बैंड नहीं होगा अगर उसको रिमूव किया जाए, ठीक है। एक कंडीशन वो आती है जब दो लोग एक साथ प्रेम में होते हैं तो होता है कई बार कि कोई चला जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक चला गया तो दूसरे का प्यार भी रिमूव हो जाए, दैट इज़ नॉट लव, ठीक है। इट्स अ फीलिंग और ये कभी भी नहीं जाएगी। लव इज़ कॉन्स्टेंट, एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट कि लव इज़ कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट रिमूवेबल, इट्स नॉट अ ऑल्टर, ठीक है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज़ नो रिमूवर टू रिमूव, ठीक है। सो राइमिंग स्कीम की बात अपन ने की थी यहाँ पे, कैसे? ये माइंड्स ऑफ फाइंड्स ए लव रिमूव लास्ट वर्ड, तो ये बी ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कंप्लीट, ठीक है। ए बी और फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। ये कैसा है? फिक्स मार्क के जैसा है। फिक्स मार्क लाइक इसको यहाँ कंपेयर किया है लाइट हाउस से। इट्स एन एवर फिक्स मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट इज नेवर सेकन। अगर कोई भी टेम्पेस्ट आएगा तो वो हिलेगा नहीं, वो एक लाइट हाउस के जैसे है, वो कभी भी हिलेगा नहीं है। टेम्पेस्ट मतलब देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज फेसिंग कपल ऑन द पाथ ऑफ ट्रू लव। सो अगर वो ट्रू लव है तो वो कैसे रहेगा? एक लाइट हाउस के जैसे रहेगा, वो कभी भी हिलेगा नहीं। दैट मीन्स वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ट्रू लव है तो वो कॉन्स्टेंट चलेगा और उसी फ्लो में आगे रहेगा। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वॉक हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। इसमें बताया है इट इज़ अ स्टार। यहाँ पे जो स्टार है यहाँ भी मेटाफोरिकल यूज उसको किया गया है। स्टार दैट मीन्स के स्टार दैट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है नॉर्थ स्टार से, द पोल स्टार, ठीक है। अपने यहाँ बोला जाए तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उसको ध्रुव तारा बोला जाता है, जो अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करता है। और ये क्या करता है उस टाइम पे, क्योंकि ये 16th सेंचुरी की पोयम है, ठीक है। ये जो सोनेट है वो 16th सेंचुरी की है और उस टाइम पे इंग्लैंड में कौन सा दौर था? वो मरीन एक्सप्लोरेशन का दौर था। तो उन्होंने इसको लिया है एज अ सिंबल ऑफ लव। और अपने यहाँ भी जब शादियाँ होती हैं हिंदू माइथोलॉजी में भी, तो जब फेरे होते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ स्टार को एक बार जोड़े को 7 वचन के बाद दिखाया जाता है। शायद आपने वो मूवी देखी हो जिसमें था वो गाना कि ध्रुव तारा की ओर देखो, तो वो सेम यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो ध्रुव तारा है, जो पोल स्टार है, जो नॉर्थ स्टार है, दैट फिक्स्ड, ठीक है। वो जो है कैसा है? एवर फिक्स्ड मार्क है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और वॉन्डरिंग वॉक, वॉन्डरिंग का मतलब है भटकना और वॉक को हो नॉर्मल शिप, ठीक है। तो जो नॉर्मल कोई शिप होती है, जो शिप होती है वो कभी भी भटक जाती है आपके सी के अंदर, ओशन के अंदर। तो स्टार क्या करता है? पोल स्टार उसको राइट डायरेक्शन देता है, ठीक है। सेम लव क्या करता है लाइफ के अंदर? अगर आप कहीं भी ऑफ ट्रैक हो रहे हो,
आपके अंदर कोई मतलब आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो ये जो है पोल स्टार मतलब लव जो है आपको दिशा देगा, ठीक है, आपको आपके डेस्टिनी तक ये पहुंचाएगा, ठीक है। हुज वर्थ अननोन, जिसकी वर्थ को काउंट नहीं किया जाता है, ऑल हाइट बी टेकन, जो नॉर्थ स्टार है इसकी हाइट को तो मेजर किया जा सकता है, पर इसकी वर्थ को कितने नाविकों को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया होगा, जो सी वोजेस होते हैं उनको कितनी बार उन्होंने कहाँ पे पहुंचाया है, वहाँ पे पहुंचाया है, अपनी डेस्टिनी पे पहुंचाया। तो इसकी जो वर्थ है वो अननोन है, बट इसकी हाइट को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होता है और इसकी राइमिंग स्कीम अपन देखेंगे। ए बी अपन ले चुके हैं, अब मार्क बाक, तो ये सी सी, सेकंड और टेकन, तो ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन 4 लाइन फिर से लेंगे। ये चीक्स, ए वीक्स, ये कम, ये डूम, ठीक है, कम और डूम। लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो माँ का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो राइमिंग स्कीम उसकी पूरी कंप्लीट हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, सॉरी जी नहीं हुआ है अभी, ये बाद में अपन कवर करेंगे। लव्स नॉट टाइम्स फूल थ्रो रोजी लिप्स एंड चीक्स। सो विलियम शेक्सपियर इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, और वो अच्छे से शब्दों के साथ खेलना जानते थे। वो जानते थे कि जो टाइम है वो किसी की भी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं टाइम को लेके, और टाइम जो है वो स्पीडली चलता है, वो किसी का वेट नहीं करता है। तो लव्स नॉट टाइम्स फूल, उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि लव जो है वो टाइम को भी क्या करेगा, एक टाइम पे मात देगा, और थ्रो रोजी लिप्स एंड चीक्स, जो रोजी लिप्स हैं और चीक्स हैं वो एक टाइम बाद फेड अप हो जाएंगे, बट ट्रू लव जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप समझे, जैसे अभी कोई कपल है, उसकी एज 20 है या 18 है, 17 है, कुछ भी है, पर एक टाइम बाद वो कैसे होगे, अभी चीक्स कैसे हैं, अभी यूथ है, वो यंगस्टर है, तो अभी जो रोजी लिप्स से चीक्स हैं वो सब बढ़िया है, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो 60 का होगा, वो भी 60 की होगी, तो ये क्या होंगे, फेड अप होंगे। बट लव इज कॉन्स्टेंट, एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट विद इन इज वेंडिंग सिकल कैंपास कम। और जो वेंडिंग सिकल होता है, जो फसल काटने वाला सरिया होता है, वो क्या करता है, फसल को काटता है। लाइक टाइम वैसा ही है, लव वैसा ही है, ठीक है। टाइम क्या करता है, क्या करेगा, जैसे टाइम, जैसे फसल का एक निश्चित टाइम होता है पकने का, कटने का, वैसे ही टाइम क्या करेगा, उस चीज़ को काटने की कोशिश करेगा। बट जो ट्रू लव है वो कैसा रहेगा, एवर फिक्स्ड मार्क रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लव ऑल्टर नॉट विथ हिज ग्रिप आर एंड वीक्स, और इसको काउंट नहीं किया जा सकता है कि 2 घंटे का प्यार है, 1 हफ्ते का प्यार है, या कितना पुराना प्यार है, ठीक है। इसको क्या मेज़र नहीं किया जा सकता आर में, वीक्स में, बट वियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। और वियर इट आउट मतलब इसको क्या किया जाएगा, ये टिका रहेगा, वियर इट आउट रहेगा एज ऑफ डूम। तो क्रिश्चियनिटी में डूम्स डे होता है, जिसमें एक आदेश दिया जाता है गॉड के द्वारा, जिसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो हेवन में जाते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो हेल में जाते हैं। दैट मीन्स द डे ऑफ डूम्स डे, और हिंदी में बात करें तो कयामत का दिन होता है। तो जो लव है वो टिका रहेगा आपके डूम्स डे तक, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कयामत तक साथ देगा, अगर वो ट्रू लव है। अपन बात कर रहे हैं ट्रू लव की। और लास्ट जो कपलेट है, मैंने बताया था यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम बताई जाएगी, ठीक है, कि लव को कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। अब जो लास्ट का है क्वार्टेन, जिसको कपलेट है, और इसकी राइमिंग स्कीम होगी, एफ के बाद क्या आता है, जी। तो जी इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिड नॉर नो मैन एवर लव्ड दिस, इफ़ दिस बी एरर। अब विलियम शेक्सपियर सभी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने राइटिंग स्किल पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, और उन्हें पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए, तो वो उस टाइप से लिखते भी थे। तो उन्होंने लिखा है, इफ़ दिस बी एरर, अगर ये गलत साबित हुआ, एंड अपॉन मी प्रूव्ड,
और अगर ये गलत साबित हुआ जो मैंने अभी तक क्या किया है, लिखा हुआ है आई नेवर रेड, तो मैं समझूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। जो उन्होंने 38 प्लेज लिखे हैं, जो उन्होंने 154 सोनेट लिखी हैं, जो उन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी हैं, तो वो कह रहे हैं मैंने अभी तक ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर इसमें लिखी कोई भी बात गलत साबित होती है तो नो नॉर नो मैन एवर लव्ड, और मैं समझूंगा कि किसी व्यक्ति ने आज तक प्रेम किया ही नहीं। तो विलियम शेक्सपियर की पर्सनैलिटी की ये लाइन है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट की ये लाइन्स हैं जो इन्होंने ट्रू लव को डिफाइन किया है कि हाउ शुड बी लव और शुड बी नॉट, व्हाट इज़ लव एक्चुअली व्हाट इज़ लव और इट इज़ नॉट। अगर आपको वाकई इंटरेस्ट आ रहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा जानने का, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप इनकी बायोग्राफी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।